अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया, सारा चैप्टर कंक्लूड किया। लास्ट लेक्चर हमने प्रॉपर्टीज पे रखा जिसमें हमने चंद चीज़ा प्रॉपर्टीज देखी। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी लास्ट एसएलओ एप्लीकेशन बेस है। एसएलओ मुलाहिजा कीजिए, अप्लाई concepts of mathematical induction and binomial theorem to real world problems such as puzzles, domino effects, Pascal's triangle, economic forecasting, rankings and variable subletting। ठीक है जी, वेरिएबल सबलेटिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, पजल्स, डोमिनो इफेक्ट्स वगैरह वगैरह। सबसे ज्यादा कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस जो हैं वो बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर की। इनकी कम्प्लेक्सिटी की वजह यह है कि इनकी एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, जिस तरह रिमाइंडर, डिवाइजर, डिविजिबल बाय दिस, लास्ट 2 डिजिट्स, ये हम सब ने की और हमें लॉजिकली अंडरस्टैंड भी हो गया, समझ लग गई। ये वो एप्लीकेशंस हैं जिनको भी हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कम्प्लेक्स क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी रियल लाइफ सिचुएशंस को एडजस्ट करना सबसे मुश्किल काम था राइटिंग में, लेकिन हमने कुछ प्रॉब्लम्स का सेट आपके लिए तैयार किया है और उनके सोल्यूशन की स्ट्रेटजी भी तैयार की है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आएगा। नॉलेज 7.6 है। सबसे पहले पजल एंड डोमिनो इफेक्ट्स। पजल एंड डोमिनो इफेक्ट्स आप सबको पता क्या है कि कोई एक चीज पूरी तस्वीर को फिल कर देती है, उसे ठीक कर देती है, तो ये पजल इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट क्या है कि इफ वन फॉल्स ईच एंड एवरी इन द वे विल फॉल। अब ये नया नहीं है, आपको अगर याद हो तो मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टार्ट ही हमने डोमिनो इफेक्ट से किया, लेकिन उस वक्त हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं देखी। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपकी टेक्स्ट में मौजूद है। राइट नाउ मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, टेक्स्ट में क्वेश्चन मौजूद है विद हिंट, और वो उसी तरह 1 बेस केस के लिए देखना है जी, n इज इक्वल टू 1 के लिए। सबसे पहले बेस केस देखेंगे, कोई भी उसमें वो फार्मूलाज मेंशन है, क्योंकि मॉडलिंग इज नॉट आवर एसएलओ। फार्मूला बनाना, इसको मॉडल करना इज नॉट आवर एसएलओ। आर एसएलओ इज टू वेरीफाई दैट मॉडल विच इज ऑन दैट प्रॉब्लम। बेस केस है, उसके बाद है हाइपोथेसिस केस फॉर n इज इक्वल टू k, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आता है, इंडक्शन स्टेप, जिसमें n इज इक्वल टू k प्लस 1, और फिर कंक्लूजन में हम उसे कंक्लूड कर देते थे। ये 4 स्टेप्स हमने उन प्रॉब्लम्स में किए थे, वो उस वक्त न्यूमेरिकल थी। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूला मॉडल्ड होगा, हमने बस उसको इसी तरह करना है जिस तरह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करते थे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। नाम से ही जाहिर है कि माशी सूरत हाल को आप प्रेडिक्ट कर सकें, उसको जज कर सकें, उसको देख सकें। उसके आने से पहले फोरकास्ट करना क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग क्या है। अब क्वेश्चन इकोनॉमिक फोरकास्टिंग पे बने, वेदर फोरकास्टिंग पे बने, ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। वो कैटेगरी आप सुन लें, प्रोबेबिलिटी पे। देखिए ना, एक चीज जो हुई नहीं है, जब आप उसको फोरकास्ट भी कर रहे हैं तो आप मैथमेटिकली क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हुए उसको बता रहे हैं कि इतने % चांस है कि ये हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे? अब
ज्यादातर हमारा जो क्वेश्चन बैंक आज के लेक्चर के साथ अटैच है और जो टेक्स्ट में क्वेश्चंस हैं वो प्रोबेबिलिटी पे है, लेकिन सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि वेरिएशंस भी पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी प्लस कॉम्बिनेट्रिक्स या कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी प्लस कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या मतलब, क्या मतलब, इधर देखें जी। ये एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। इस फॉर्मूले को देखें, ये जाना पहचाना लग रहा है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में के प्लस वंथ टर्म का फॉर्मूला है। आप ये भी कह सकते हैं कि बीच में से ये एक हमने सिलेक्ट पकड़ ली टर्म के प्लस वन, के नहीं के प्लस वन। टर्म के नंबर में बात करेंगे तो वो हमेशा आर से एक ज्यादा होता है। यहां पे आर की जगह मैंने के लिखा है। अगर आप सिर्फ इस टर्म को फोकस करें तो ये जो टर्म है ये क्या कॉम्बिनेट्रिक्स नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, सी नहीं है जो हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा। और अगर हम इसको पढ़ें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स थे और उसमें से k आपने सिलेक्ट किए तो वो कितनी वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं इफ ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है जी, गॉट इट। तो ये कॉम्बिनेट्रिक्स हो गए। और अगर ये ए और बी जो मेरी यहां पर वेरिएबल्स हैं, अगर ये वेरिएबल इनपुट्स मैं प्रोबेबिलिटी की शक्ल में फीड करता हूं, मैं आपको ए और बी जो दे रहा हूं वो बेसिकली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज हैं। अगर तो ये प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेट्रिक्स जो है किसी भी फोरकास्टिंग फॉर्मूले में एडजस्ट हो सकता है, वो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हो, वो वेदर फोरकास्टिंग हो या कुछ और हो। क्लियर है। हमारे क्वेश्चन बैंक में और इवन के टेक्स्ट बुक में भी ये तीनों तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं और उन सब में ये फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल। अच्छा, पास्कल ट्रायंगल्स की एप्लीकेशन एज सच नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेट्रिक्स है, ये हर टर्म जो हर ट्राइंगल आप देख रहे हो, सॉरी ट्राइंगल कह दिया, हर हेक्सागोन जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये अब अगर मैं यहां पे लिखूं स्पेसिफिकली तो ये NC2 है। ये जो 36 मैं देख रहा हूं, एक ये 0 की, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की, ये 6 की, 7 की, 8 की, ये 9 की, ये 9C0, ये 9C1, ये 9C2। तो अगर पास्कल ट्राइंगल को आप देखें तो हर टर्म कॉम्बिनेट्रिक्स है। तो जो पीछे हमने कॉम्बिनेशंस का रोल देखा वही रोल इनका है, इनसे भी हम उसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। लें जी, एक प्रॉब्लम हमारे सामने है और अभी पास्कल ट्राइंगल का ही हम तबसरा कर रहे थे और ये क्वेश्चन भी गालबन उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है पास्कल्स ट्राइंगल इन गार्डनिंग, टाइटल है क्वेश्चन का। Determine the number of flowers in the 10th row of a triangular garden arrangement using Pascal's triangle and the binomial theorem. एक ट्राइंगुलर गार्डन है और उसकी 10वीं रो है, ठीक है जी। उसमें कितने फ्लावर्स आ सकते हैं, कितने फ्लावर्स अरेंज हो सकते हैं, वो आपने बताना है। ठीक है जी। अब हिंट उसमें मेंशन है। जो इस तरह के जेनेरिक क्वेश्चंस होंगे इसमें हिंट मेंशन नहीं होगी बोर्ड के पेपर में भी। और ये जो प्रोबेबिलिटी के मैकेनिज्म है इसकी भी हिंट मेंशन नहीं होगी, क्योंकि इट होल्ड सेम सिंगल फॉर्मूला फॉर एवरी टाइप ऑफ फोरकास्ट। ठीक है, तो ये आपको खुद मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी।
back to screen. The nth row of Pascal triangle represents the coefficient in the expansion of this. Formula for the expansion is this. Got it? अब इसको हमने कैसे सोल्व करना है? हमारे पास इसको सोल्व करने के कई तरीके हैं. ये एक्सपेंशन का ही फॉर्मूला है, ये सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन है, कोई इसमें अलग से कुछ नहीं किया, सम वाली फॉर्म लिखी. एक तरीका तो ये है, मुझे कहा गया कि 10th रो, ये लें जी, ये मैंने पास्कल ट्राइंगल के चार्ट के ऊपर एक ट्राइंगल बना दी और 10th रो का मतलब 9th NC बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो 0 से शुरू होती है. क्लियर? अब अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट्स ही निकालना चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं 1 + 1 रेज़ टू पावर 9. लेकिन सिर्फ ये समझाने के लिए कि इसकी बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में ये है, क्योंकि पास्कल ट्राइंगल है आपने और उसमें अरेंज करना है 9वीं रो में, तो 9वीं रो में हमारे पास क्या टोटल कैपेसिटी अवेलेबल है, इन तमाम कोफिशिएंट्स को आप ऐड कर देंगे. ठीक है, इन तमाम कोफिशिएंट्स को जब आप ऐड कर देंगे जो इस चार्ट पर आपको शो हो रहे हैं, वो भी 512 आएंगे. क्लियर है? और अगर हम एक्सपेंशन फॉलो करते हैं कीपिंग 1 क्योंकि जब आप 1 यूज करेंगे तो ए भी 1 हो गया, बी भी 1 हो गया, तो जो एक्सपेंशन होगी इट विल प्योरली कंटेन्स द NC0, NC1, NC2 सो ऑन सो फोर्थ. इसमें यानी कि वही आपका फ्रेश अप जवाब आ जाएगा. ठीक है जी, गोट इट? ठीक है, देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन आसान है. ये देखिए स्क्रीन प्लीज. इकोनॉमिक प्रॉफिट फोरकास्टिंग, लेकिन ये सीक्वेंशियल है ना कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन. प्रिडिक्ट द 5th ईयर प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी using the binomial theorem, knowing the profit doubles each year and the initial 2 years profit were 10,000 and 20,000. Consider the profit as a sequence. Hint में क्या मेंशन है? Consider the profit as a sequence where each term is a sum of previous 2 terms. कलेक्टिवली प्रॉफिट तो आपका यही है ना कि पिछला जो कमा लिया वो सारा प्रॉफिट है. समझ गए बात को? कि पहले साल लुकमान तुमने क्या कमाया, मिला तुम्हें 10,000 और दूसरे साल इसका डबल यानी कि 20,000, तो दूसरे साल के एंड पर तुम्हारे पास कितनी रकम हो गई? 30,000. 10,000 पहले साल का, 20,000 दूसरे साल का, और तीसरे साल कितनी रकम हो गई? तीसरे साल कितनी होगी? शाबाश. तीसरे साल 20 का डबल हुआ ना. दूसरे साल में प्रॉफिट 20 था, टोटल 30 था, तो दूसरे साल में 20 का डबल कितना हुआ? 40. अब यानी कि तीसरे साल में 40 हुआ, तो तीसरे साल के एंड पे तुम्हारे पास कितनी रकम हो गई? 30 और 40. तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें भी हिंट जो है वो मेंशन तो है लेकिन ज़रूरत नहीं है. पहले साल 10,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 40,000, चौथे साल 80,000 और 5वें साल 1,60,000. गॉट इट? ठीक है, इसे अगले साल कितना होगा वो आप इसका डबल करते जाएं, तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो गया? 30, 30, 40, 70, 70 और 80, 150, 3,10,000. अगर आप देखें तो टोटल आपके पास 3,10,000 है और हाली 5वें साल का प्रॉफिट कितना है? 1,60,000.
गॉट इट। आगे चलते हैं। ये देखिए जी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कशन किया। सपोज इन अ सर्टेन एरिया देयर इज अ 70% चांस ऑफ सनशाइन, 30% chance of rain each day. We want to predict the probability of having a specific number of rainy days over a 7-day period. Using the binomial theorem for the probability distribution, Pk is equal to NCk, Pk into 1 minus P n minus k. P उसकी हैपनिंग होगी यानी कि 70%, 1 माइनस पी यानी कि सेकंड वेरिएबल जो बी की जगह पर है, ये उसकी हैपनिंग हो गई और ये होगी नॉट हैपनिंग या नॉन अकरेंस। क्लियर। अब पी के इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ के रेनी डेज इन एन डेज, ये हमने कैलकुलेट करनी है। के इज द नंबर ऑफ रेनी डेज। क्लियर है जी, हैविंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेनी डेज। N is the total number of rainy days 7. P is the probability of rain 0.3. फॉर्मूला बड़ा सीधा है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि 7 में से कितने दिन बारिश होगी। सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि 7 में से 5 दिन बारिश होने के चांस क्या है, 7 में से 3 दिन बारिश होने के चांस क्या है। सिर्फ ये नहीं बताना कि 7 में से बारिश होने के चांस क्या है, वो तो पहले ही हमें पता है 70% चांस है जी कि किसी भी दिन बारिश हो सकती है। अब हमने ये बताना है कि आउट ऑफ 7 डेज और आउट ऑफ 10 डेज 5 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या रखना है, 2। फॉर्मूला हम दोबारा लिख देते हैं, पी ऑफ के इज इक्वल टू एन सी के, पी रेस टू पावर के 1 माइनस पी रेस टू पावर n माइनस के। n 7 है, 7 में से 2 दिन की मैं बात कर रहा हूं। p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। अच्छा जी, 30% चांस है रोजाना बारिश होने के, 70% जो है वो सनशाइन है, वो नहीं देखना। तो 30% चांस है 0.3, 1 माइनस 0.3, 7 माइनस 2। I would use the Pascal triangle for 7C2. 7C2 21। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे कर लें, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था तो मैंने पास्कल ट्राइंगल का चार्ट यूज कर लिया। तमाम स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर निकालें, ज़रबें तकसीमें करें। चलें शाबाश, जल्दी से। वेरी गुड। अपने कैलकुलेटर पे आपने सिंपल क्या करना है, 7C2 इंटू 0.3 का स्क्वायर इंटू 0.7 रेज टू पावर 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3176, and if you multiply it with, तो that will be approximate 32%। कि 7 में से 2 दिन बारिश होने के चांस जो है वो तकरीबन 32% है। ठीक है जी, गॉट इट। अब इसी तरह इसमें कोई भी सिनेरियो आ जाए, आप सिर्फ डाटा को ऊपर नीचे करते हुए सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। एप्लीकेशंस थोड़ी सी कम्प्लेक्स हैं, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे किए वो उनके सॉल्यूशन सीधे सीधे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड पर्पस आपको समझ आ गया। ठीक है जी, हम उम्मीद करेंगे कि इस चैप्टर पे अलग से भी बाद में कोई डेडिकेटेड सीरीज बनाएं वीडियोस की,
जिसमें हम इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। कोशिश करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज में भी हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस को ज़्यादा सॉल्व करें।